बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम अपना चैप्टर नंबर 16 जिसका नेम है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री वो स्टार्ट करने लगे हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं ये आपको बता दूं कि आप सोच रहे होंगे कि हम पहले 8 चैप्टर पढ़ रहे थे, हम डायरेक्टली 16 चैप्टर पे कैसे आ गए हैं। तो बात यह है कि ये चैप्टर काफ़ी इजी चैप्टर है और इम्पॉर्टेंट भी है कि मोस्टली एग्जाम में इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा होता है। तो मैंने यही सोचा कि बजाय इसके कि पहले मैं आपको 9 चैप्टर पे लेके जाऊँ, मैं आपको ये जो कंपैरेटिवली इजी वाले चैप्टर्स हैं उनको करवा दूं ताकि आप लोग इनको अच्छे से साथ ही साथ प्रिपेयर कर लें और आपकी तैयारी हो जाए, आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन का एक पोर्शन जो है वो प्रिपेयर हो जाए। तो हमने जो है अपना चैप्टर नंबर 16 स्टार्ट करना है। नाम से पता चल रहा है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, वो केमिस्ट्री की ब्रांच जो डील करेगी इन्वायरमेंट के साथ। किस रिस्पेक्ट में? केमिकल्स एंड अदर पोल्यूटेंट्स इन द इन्वायरमेंट के इन्वायरमेंट में मौजूद जो केमिकल्स हैं या फिर जो पोल्यूटेंट्स हैं। पोल्यूटेंट्स क्या हैं? वो चीज़ें, वो अवामिल, वो सब्सटेंसेस जो कि हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं। तो वो एक केमिस्ट्री जो कि डील करेगी केमिकल्स के साथ और पोल्यूटेंट्स के साथ इन्वायरमेंट में, उस केमिस्ट्री को हम कह रहे हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इस केमिस्ट्री के अंदर हम क्या क्या स्टडी करते हैं? सोर्सेज के कैसे, कहाँ से प्रोड्यूस हो रहे, रिएक्शंस के कौन से रिएक्शंस की वजह से जो है वो पोल्यूटेंट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द केमिकल्स एंड अदर टॉक्सिक सब्सटेंसेस स्पेशली क्रिएटेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज इन द एनवायरनमेंट एंड देयर एडवर्स इफेक्ट्स ऑन द ह्यूमन बीइंग्स के कैसे इंसानी एक्टिविटीज जो हैं वो इन टॉक्सिक सब्सटेंसेस को पैदा कर रही हैं, कौन से रिएक्शंस हैं, कैसे उनकी ट्रांसपोर्टेशन हो रही है और फिर वो जब इन्वायरमेंट में पहुंच रहे हैं तो कैसे वो जो है इन्वायरमेंट को और हमारे ह्यूमन बींग्स को असरअंदाज हो रहे हैं उनके ऊपर। ये जो ब्रांच है केमिस्ट्री की, ये बाकी तमाम ब्रांचेस के साथ इंटर रिलेट करती है, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो एग्रीकल्चर, कोई सी भी ब्रांच है केमिस्ट्री, कोई सी भी ब्रांच है साइंस की, वो सारी की सारी जो है वो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से रिलेट करती हैं, क्योंकि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, कोई भी काम हो रहा है, उसका कुछ ना कुछ असर जो है वो इन्वायरमेंट पे लाजमी होता है। तो अभी हम इतनी देर से इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट कर रहे हैं, हमें पता तो हो कि हम इन्वायरमेंट है क्या। तो जो इन्वायरमेंट है उसको हमने 4 कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया है: एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर और बायोस्फेयर। नाम से पता चल रहा है एटमॉस्फेयर, आप लोगों ने सुना हुआ भी है कि जो जमीन के गिर्द जो लेयर्स हैं, जिन्होंने जमीन को जो लेयर है गैसेस की जिसने जमीन को सराउंड किया हुआ है, उस लेयर को हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। इसके अंदर जो है हमारे पास डिफरेंट गैसेस हैं। नाइट्रोजन जो है 78% है, ऑक्सीजन 21% है, आर्गॉन 0.9%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और उसके अलावा हमारे पास ट्रेसेस हैं बहुत ही मामूली अमाउंट में, हाइड्रोजन, ओजोन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन और जीनोन भी मौजूद है। और साथ साथ जो है इसमें वाटर वेपर्स जो हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं। तो एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर वो गैसेस की लेयर है जिसने हमारी जमीन को सराउंड किया हुआ है। इसकी थिकनेस कितनी है? जमीन की सतह से लेकर जहाँ पे हम खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, वहां से लेकर ऊपर 1000 किलोमीटर तक आसमान में जो है वो एटमॉस्फेयर है। और उस यानी कि जो हमारा ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल से लेकर 1000 किलोमीटर तक जो है वो एटमॉस्फेयर है। लेकिन उस एटमॉस्फेयर का जो मैस है वो सिर्फ और सिर्फ लोअर 5.6 किलोमीटर तक है। आपको तो ये बात शायद पता भी हो कि जब जैसे जैसे हम ऊंचाई पर चढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हवा का प्रेशर कम होता जाता है। तो उसकी वजह यही है कि जो ज्यादा एटमॉस्फेयर में जो गैसेस मौजूद हैं वो लोअर 5.6 किलोमीटर में वो 50% है, और बाकी जो कितना बचा हमारे पास, अगर 1000 में से 5.6 निकाल दें तो 940 समथिंग, 40.4, तो जो है, नहीं सॉरी, 994.4, 944.4 किलोमीटर ऊपर तक जो है बाकी याद है। तो उसमें खुद ही देख लेंगे कितना कम जो है वो महज होगा गैसेस का। अब ये जो गैसेस हैं ये क्यों हैं? एटमॉस्फेयर का फायदा क्या है? इसका फायदा सबसे बड़ा ये है कि जो सन से आने वाली कॉस्मिक रेज हैं या फिर हार्मफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, ये वो रेज हैं जो कि हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। तो ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है ये उन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्प्शन जो है इन हार्मफुल रेडिएशंस की प्रोटेक्ट करती है लाइफ ऑन द अर्थ, कि अगर ये लाइफ, अगर जमीन के ऊपर ये रेडिएशंस आ जाएं तो फिर जो जमीन के ऊपर जिंदगी है उसकी प्रोटेक्शन जो है वो खतरे, डेंजर में पड़ जाएगी, हमारी जिंदगियां खतरे में पड़ जाएंगी। अब
जो गैसेस प्रेजेंट हैं एटमॉस्फेयर में वो आमतौर पर ज़मीन के ऊपर जो लाइफ है उसको सस्टेन करने में भी हेल्प करती हैं। जैसे कि ऑक्सीजन हमें चाहिए सांस लेने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट्स को चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया यूज करते हैं, और वाटर वेपर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर सस्टेनिंग वेरियस फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। कि जो हवा में मौजूद नमी है वो बहुत सारे छोटे छोटे जानदार जो हैं उनके लिए जरूरी है। और जो एटमॉस्फेयर है ये हमारे जो अर्थ का बैलेंस है उसको भी मेंटेन करता है। चलें जी, हमारा पहला कंपोनेंट जो है इन्वायरमेंट का वो हो गया। वो कौन सा कंपोनेंट है? वो है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है कि जमीन को जो वो लेयर ऑफ गैसेस जो कि जमीन को सराउंड कर रही है उस लेयर ऑफ गैसेस को हमने एटमॉस्फेयर कह दिया। और ये जो गैसेस हैं इनके अंदर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गोन, कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी गैसेस के ट्रेसेस हैं। और ये जो है हमारी अर्थ के ऊपर लाइफ को सस्टेन करने के लिए बहुत जरूरी है। जो सेकंड कंपोनेंट है हमारे पास वो है हाइड्रोस्फीयर। अब देखिए नाम से पता चल रहा है, हाइड्रो पानी, जमीन पे जितनी भी वाटर बॉडीज हैं जहां जहां पानी पाया जाता है, चाहे वो ओशंस हों, चाहे रिवर्स हों, स्ट्रीम्स, लेक्स, पोलर आइस कैप्स, ग्लेशियर्स, ग्राउंड वाटर रिजर्वायर, जो जमीन ग्राउंड वाटर जो जमीन के नीचे वाला पानी है उसको कहते हैं, सारे के सारी जो वाटर बॉडीज हैं उनको हम कहेंगे हाइड्रोस्फीयर। इन वाटर बॉडीज में जो ओशंस हैं, जो समंदर है हमारे पास, उनमें हमारे पास 97% जो है अर्थ का पानी होता है। लेकिन चूंकि जो समुद्री पानी है उसके अंदर नमक बहुत ज्यादा होता है तो उस हम पानी को इस्तेमाल के लिए अपने इस्तेमाल में नहीं ला सकते। पोलर आइस कैप्स और ग्लेशियर्स में, पोलर आइस कैप्स क्या है कि जो पोल्स के ऊपर माउंटेन्स मौजूद हैं और वहां उनकी चोटियों के ऊपर जो बर्फ जमी हुई है, और ग्लेशियर्स तो कहते हैं तोदों को, बर्फानी तोदों को। तो ये जो पोलर आइस कैप्स और ग्लेशियर्स हैं उनमें 2% अर्थ का वाटर होता है, और वो भी हमारे लिए काबिल इस्तेमाल नहीं जब तक वो बर्फ के फॉर्म में। सिर्फ और सिर्फ जितना भी जमीन के ऊपर पानी है उसमें से सिर्फ 1% जो है वो अवेलेबल है एज अ फ्रेश वाटर, और हम फ्रेश वाटर जो है उसको इस्तेमाल करते हैं। फ्रेश वाटर की कौन कौन सी फॉर्म हो सकती है? सरफेस वाटर, हमारा जेर जमीन पानी, रिवर, दरिया, लेक जो है उसको झील को कहते हैं, स्ट्रीम ये जो नदियां होती हैं, और ग्राउंड वाटर हमारा। और जो है ये जो फ्रेश वाटर है ये यूज होता है, सॉरी ग्राउंड वाटर जो है वो अंडर अंडर वाला, जमीन के नीचे वाला वाटर है। और ये जो सरफेस वाटर है कि वो सरफेस के ऊपर, जमीन की सतह के ऊपर किसी भी फॉर्म में मौजूद है। ये जो फ्रेश वाटर है ये यूज हो रहा है एग्रीकल्चर में 69%, इंडस्ट्री में 23% और डोमेस्टिक पर्पजेस के लिए 8%। नेक्स्ट जो हमारा कंपोनेंट है वो है लिथोस्फेयर। अभी जो लिथोस्फेयर है अभी हमने देखे पढ़ा हाइड्रोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर था वो जो जो हवा गैसेस वाला पोर्शन है जमीन का। हाइड्रोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर वो वाला पोर्शन है जो पानी वाला पोर्शन है। और लिथोस्फेयर जो है वो जो रिजिड रॉकी क्रस्ट है अर्थ का, और इसकी डेप्थ क्या है कि जो जमीन जहाँ पे हम खड़े हुए हैं उससे 100 किलोमीटर गहराई तक ये सारा का सारा जो रीजन आएगा वो लिथोस्फेयर आएगा। अब इसमें जो हमें पता है कि जो जमीन है उसका मेंटल और कोर जो है ये जमीन के अंदरूनी हिस्से हैं और ये हैवी हैं, और ये जमीन का सबसे ज्यादा मैस जो है ये मेंटल और कोर में ही मौजूद होता है। और वो कह रहे हैं कि जो लिथोस्फेयर है उसका 99.5% मैस जो है वो 11 एलिमेंट से बना हुआ है। कौन से 11 एलिमेंट्स? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम एंड टेलिरियम, हाइड्रोजन, फ्लोरियम, हाइड्रोजन एंड फास्फोरस। ये तीनों जो है लेस देन 10% होते हैं। और उसके अलावा जो एलिमेंट्स जो कि ट्रेसेस में मौजूद हैं, ट्रेस का मतलब होता है बहुत ही थोड़ी अमाउंट में, वो 0.1 से 0.02%। वो कौन कौन से हैं हमारे पास? कार्बन, मैग्नीज, सल्फर, बेरियम, क्लोरीन, क्रोमियम, फ्लोरीन, जिरकोनियम, निकल, स्ट्रोंशियम एंड वेनेडियम। और आम तौर पर ये जो एलिमेंट्स हैं ये मिनरल्स के फॉर्म में हैं। और ये जो हमारी जमीन का 99.5% मैच जो है ये वाले जो आपने पहले पढ़े थे, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम वगैरह ये बनाते हैं। और बाकी का जो 0.5% है वो कैल्शियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैग्नीज, सिलिकॉन, सल्फर, बेरियम, क्लोरीन, क्रोमियम, आयरन, जिरकोनियम, निकल, स्ट्रोंशियम और वेनेडियम बनाते हैं। तो आप लोगों को एटलीस्ट इनके नेम आने चाहिए। सही, आपको गैसेस का जो है प्रोपोर्शन आना चाहिए। यहाँ से इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो बनते हैं, और आपको यहाँ से एटलीस्ट इन मेटल्स के या एलिमेंट्स के नेम आने चाहिए।
अगर आप लोग इनके परसेंटेजेस भी याद कर लें तो ज्यादा अच्छी बात है। अच्छा जी, लास्ट कंपोनेंट जो है हमारे इन्वायरमेंट का वो है बायोस्फीयर या फिर इकोस्फीयर। बायो नाम से ही पता चल रहा है, बायोस्फीयर वो रीजन है अर्थ की, चाहे वो जमीन की सतह हो, चाहे वो जमीन की सतह के नीचे हो, चाहे वो जमीन की सतह के ऊपर हो, यानी कि हवा में हो, गैसेज हो, वो रीजन जहां जहां लाइफ जिंदगी पाई जाती है उस रीजन को हम कहते हैं बायोस्फीयर। ये क्या इंक्लूड करता है? लोअर एटमॉस्फेयर, ओशन, रिवर, लेक, सॉइल, सॉलिड सेडिमेंट्स that actively interchange material with all types of organism। अब वो ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से हो सकते हैं? ह्यूमन बींग्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं और प्लांट्स भी हो सकते हैं। तो ये सारी जगह जहां जहां जिंदगी पाई जाती है या फिर जिनका किसी भी जानदार से डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है उस रीजन को हम कहते हैं वो है बायोस्फीयर। इकोसिस्टम जो है वो स्मॉलर यूनिट है बायोस्फीयर का, और इकोसिस्टम जो है वो कम्युनिटी से बना हुआ होता है, एक ऑर्गेनिज्म की एक कम्युनिटी, मतलब कि एक खास जगह पे जो जानदार हैं और उनका जो इंटरेक्शन हो रहा है इन्वायरमेंट के साथ उसको हम इकोसिस्टम में पढ़ते हैं और इकोस्फीयर हम उसको कह सकते हैं। अब देखो मैंने क्या बताया कि इकोसिस्टम वो स्मॉल यूनिट है बायोस्फीयर का जो कंसिस्ट हो रहा है कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स के साथ और उनके इंटरेक्शन के साथ, जो उनका इंटरेक्शन हो रहा है एनवायरनमेंट के साथ। वो कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल एनिमल, प्लांट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि एक खास खित्ते में रह रहे हैं और डिपेंड कर रहे हैं फिजिकल फैक्टर्स पे, जैसे कि चाहे वो सॉइल हो, वाटर हो या फिर एयर हो। ऐसा कोई भी, अब आपके पास डेफिनेशन आ गई इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट की, ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो कि इन्वायरमेंट में मौजूद है और वो इंसानी सेहत को, क्वालिटी ऑफ लाइफ को और हमारे जो इकोसिस्टम है उसकी जो कुदरती फंक्शनिंग है, जो जिस तरीके से उसने चलना है उसको किसी तरीके से भी इफेक्ट कर रहा है, एडवर्सली इफेक्ट यानी कि उसको खराब कर रहा है, तो उसको हम कह रहे हैं इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट। और पोल्यूशन किस वजह से हुई है? कि पॉपुलेशन में इजाफे की वजह से। अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन क्या है कि ज्यादा से ज्यादा शहरों का बनना, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज का लगना, और ट्रांसपोर्टेशन के जो हमारे व्हीकल्स हैं, हमारी गाड़ियां हैं, हमारे ट्रक हैं, हमारी बसेज हैं, तो जितनी ज्यादा ये हो गई हैं तो इस वजह से इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इज स्प्रेडिंग इन ऑलमोस्ट एवरी सिटी ऑफ द वर्ल्ड। इस दुनिया में तमाम सिटीज के अंदर जो है अभी इन्वायरमेंटल पोल्यूशन जो है वो फैल रही है, और जितनी बड़ी सिटी है, जितना बड़ा मुल्क है, वहां पर ये जो पोल्यूशन है उसका प्रॉब्लम उतना ही ज्यादा है। अब जो क्वांटिटी है पोल्यूटेंट्स की वो इफेक्ट करती है इन्वायरमेंट को, और ये लास्ट हाफ सेंचुरी में ये बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई है और इसने ह्यूमन हेल्थ को और इकोसिस्टम को एडवर्सली इफेक्ट भी किया है। एडवर्सली मतलब एडवर्स इफेक्ट आया है उसके ऊपर, उसका बुरे तौर पर ये असरअंदाज हुई है। तो बच्चों, हम लोगों ने अपने आज कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट पढ़ लिए हैं। 4 कंपोनेंट्स हैं, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और बायोस्फेयर। इसको आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ें, इसमें बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, अच्छे तरीके से याद करें। बहुत आसान सा चैप्टर है, बहुत मजे का चैप्टर है। इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है मोस्टली आ जाता होता है, तो आप जो है इसको अच्छे तरीके से कर लें। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कंफ्यूजन हो तो ज़रूर पूछें। अपना ख्याल रखें और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और हमें ये जो वायरस आया हुआ है इससे हमारे निजात दिलाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।